अब तो पहन लिया मैम। जब आप अंदर हो तो आपको हेड उतार देते हैं। मैम इस तरह फोकस रहता है। अच्छा टोपी सलमानी टोपी अच्छा PNB निकालो। हमारे बैग में वो लॉन्ग वीकेंड में गए मैम। ये तो अटेंडेंस का तो पूरी कर। मैम लास्ट एंड में आके लगा था। आज नहीं है मैम वैसे। पोस्ट में पास मीटिंग पढ़ा है तुम लोगों ने वैसे। थोड़ा सा तो मैम पढ़ा था। पोस्ट में पास मैंने पास से क्या समझते हो? ये पढ़ा था यार पेज 49 हुआ। चलो पढ़ना ही है पार्ट। मैम आपस में बातें ना करें। अच्छा PMB है मैंने PMS। पास का मैम मेरे पास जो एक लास्ट स्टेज होती है मेंसेस की, जो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब एज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मैम, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं और फर्स्ट को मेनार्की कहते हैं। अंग्रेजी क्या है? सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल ये क्लास है। साइकिल। यस मैम। सेशन ऑफ कितने मंथ्स तक मैसेज ना आए हम जैसे मैंने कैसे हम डायग्नोज करेंगे कब मैंने मैंने कहा बाहर की रोशनी हवा आएगी। हाँ 6 months to 1 year होता है मेनोपॉज में। जो अंदर अगर 6 months 53 पेज पे ये मेनोरिया रहता है more than 6 months, तो उसको हम सेकेंडरी मेनोरिया कहते हैं। वैसे तो डेफिनेशन 6 months की आती है, सेकेंडरी मेनोरिया। और उसके बाद मतलब अप टू 1 year अगर मेंसेस नहीं आते तो हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, और कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें मेनोपॉज हो गया? अभी भी अगर डाउटफुल है, बीच में एक आध साइकिल आ भी जाता है सिम्टम से। नहीं सिम्टम तो यही है ना कि मेंसेस नहीं आ रहे। सिम्टम क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस हैं। एक बंदा बोले समझ नहीं आया। ऑस्टियोपोरोसिस में अच्छा मेनोपॉज की ना 3 करते हैं। एक होता है इमीडिएट इफेक्ट होता है, एक होता है अर्ली समझ लो, एक होता है डिले। तो ऑस्टियोपोरोसिस डिलेड ना एकदम से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, अभी तो रिजर्व होगी। इमीडिएट जो होता है वो हॉट फ्लैशेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अर्ली वाले में आ जाता है वो क्या कहते हैं उसे, जो वेजाइनल एट्रोफी और वो वाले जेनिटल वाले सिम्पटम्स, वो डिस्पेरोनिया और वो चीज़ें होती हैं, और जो वोकल इफेक्ट्स हो गए। और फिर डिले में आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का डिले में बाद। वैसे एवरेज एज क्या है मेनोपॉज की? 45 थी, अब तो पुश होगी 37 तक आ गई है। 40 मैम 40 to 42 42 मैम। ये जो है ये चाह रहा है कि जो है ना हस्बैंड जो है वो जल्द से जल्द उसकी शादी कर दे। 37 में के मेरी बेगम तो मेनोपॉज हो गई, मैं अपनी शादी करूंगी। 42 इस तरह चल से करेंगे 42 मैम। एक भी रखनी है 40 साल की उम्र तक तो कुछ नहीं करेंगे। 42 मैम। 42 45 तो हम आलू प्याज की दुकान पे भावनाओं मैडम एक और नहीं मैम 40 की लाइन ही है। मैं पढ़ा था, मैंने बुक में पढ़ा था 40 की लाइन ही है, लेकिन 45 51 एवरेज एज। देयर इज अ रेंज, हमेशा एक रेंज होती है ना 45 to 55। ठीक है, रेंज है 45 से 55, लेकिन एवरेज एज अगर आप निकालें, मेजॉरिटी एवरेज एज वो होती है जो मेजॉरिटी का होती है, दैट इज 51। 45 के बाद हो सकता है किसी भी हो। अच्छा 45 से पहले अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्ली मेनोपॉज। 40 और 45 के बीच में अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज। लेस देन 40 पे अगर होता है वो तो वेरी फेलियर में आएगा। वो तो कोई अबनॉर्मल बात है, इसलिए ऑफिस में काम करना छोड़ देंगे, तो वो ओवेरियन फेलियर।
और उसमें पर जितना अर्ली मेनोपॉज होगा, जितना यंग एज में होगा, उसमें ये जो तुमने ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है वो भी जल्दी हो जाएगा। जिसको 37 साल की उम्र में मेनोपॉज हो रहा है, वेरी फेलियर हो रहा है, जब 50 तक तो वो तो उसकी हड्डियां टूटी पड़ी होती है। इसलिए एवरेज एज 50 है, 45 प्लस और ये 50 तक। उसमें ये है कि फिर मतलब इन ऑस्टियोपोरोसिस जब 60 प्लस जाके उसके इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, तो आपके पास टाइम होता है उस चीज़ को कवर करने में, ऑस्टियोपोरोसिस को आप मैनेज कर सकते हैं। मेनोपॉज बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है एक आदमी की जिंदगी में। जैसे बिनार के मेंसेस का स्टार्ट, तो आप वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। आप यू आर एंटरिंग वुमनहुड, आप रिप्रोडक्टिव आपकी लाइफ शुरू हो रही है, रिप्रोडक्टिव एज में स्टार्ट होती है। और मेनोपॉज जो है वो एक और लैंडमार्क है। आपकी रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो गई, आपके हार्मोन्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ऑल थ्रूआउट लाइफ उन्होंने आपको रखा है वो आपकी खत्म हो गई। तो ये बहुत, इसके बहुत साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। 45 to 55 है ना? हाँ, जितना अर्ली अगर होगा उतना ही जल्दी वो कानून काफी होगी। चलिए इतना अर्ली अगर तो कोई तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, तो जितना उसको हॉट फ्लशेज आया, उसके बाद स्पेशली जो ये जेनिटल वाली जो चेंजेस हैं, वजाइनल चेंजेस हैं, इस पर दुनिया हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लिबिडो उसकी बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और कोई बात है, ये बात सच है, जो मजाक में मैं कह रही थी कि 37-40 Yes, ma'am, ये मैंने पढ़ा। शादी वो हस्बैंड इसीलिए करते हैं ना, वो जो एक मुहावरा भी है ना, मैन गेट नॉटी आफ्टर 40 वो नहीं जो है ना, असल में अपनी बीवियां बेचारी होती है, वो अब बूढ़ी हो रही होती है, उनको होता है कि अच्छा अब वो तो होता है मेल जो चीज़ है वो तो रहती है ज़्यादा, फीमेल्स का मेनोपॉज पहले होता है, उनका तो रहता है, तो वो यूजुअली दे गेट इंटरेस्टेड इन अदर वुमेन अराउंड दैट एज, क्योंकि उससे पहले उनकी अपनी बीवी क्या होती है उनका इंटरेस्ट होता है। ये बहुत चीज़ें कि मजाक के अलावा ये सारी चीज़ें हम ओपनली में हम पेशेंट्स ये चीज़ें हम फेस करते हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं रियल लाइफ। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मैंने किया है, कल को बड़े हो गए डॉक्टर डॉक्टर में ये चीज़ें लोगों से बात कर रहे होगे और ये तुमको प्रैक्टिकल बातें नजर आएंगी, सोशल लाइफ में ये अपने इर्द गिर्द नजर आएंगी, अपने घर में नजर आएंगी, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ सर मैम आपने कहा था लेट कॉम्प्लिकेशन ऑस्टियोपोरोसिस होता है और इमीडिएट हॉट फ्लैशेस आते हैं। इमीडिएट वाली हॉट फ्लशेस होती हैं, एकदम से जो मेनोपॉज के साथ एक जो खातून को स्टार्ट होता है ना, वो हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लैशेस से मुराद मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस आई गई। नहीं, हॉट फ्लशेस क्या होता है, लड़की होता है एकदम से हॉट फ्लशेस मींस कि एकदम से गर्मी लगती है, तो एकदम से वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता, घबराहट सी होती है, हाइपरथर्मिया टाइप। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हॉट फ्लशेस क्यों होते हैं? करीब होते हैं, हार्मोनल ही है, तो हार्मोनल क्या हार्मोन्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो क्या होता है? कम होगा ना मैम एस्ट्रोजन, तो वो FSH ज़्यादा हो जाता है, एफएस से ज़्यादा हो जाएगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम निकल रहे हैं ना, बाकी वो भी काम करना छोड़ दिया है, ऊपर सिग्नल ये है भाई काम में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन FSH और निकलेगा, FSH कहेगा निकालो तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पूरी बन रहा है, FSH बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो FSH बढ़ेगा तो उसके साथ क्या है यहाँ पे ब्रेन में, हमारा बॉडी कैसे हम लोग, हम क्या हैं, हाइपोथैलेमस, हम तो कौन से मैमल्स हैं, वार्म ब्लडेड है ना, वार्म ब्लडेड है। जानवरों के ग्रुप याद है? यस, कार्निवोर, हर्बीवोर। नहीं वो वाले रेप्टाइल्स हैं, मेन वाले बड़े वाले। सबसे पहले लाइफ कहाँ, डार्विन थ्योरी में जो बेसिक साइंस थ्योरी है, जिंदगी कहाँ बनी, पहली जिंदगी पहली लाइफ पानी। प्लैनेट अर्थ को क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है दूसरे प्लैनेट्स से, पानी। हमारे पास क्यों लाइफ है, हमारे पास पानी है, पहले पानी में पहली लाइफ पानी में, फिर वो पानी से
जमीन पे आई, कैसे आई? एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते थे और जमीन पे भी रहते थे, फिर उन्होंने पानी से मजीद अपने आप को एसोसिएट किया, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स। उसके बाद वो तो कहते हैं मंकीज रेप्टाइल तो कहते हैं छोड़ना शुरू हो गए बर्ड्स, और वो कहते हैं मंकीज बन गए, फिर मंकीज से आगे हाँ, humans बन गए। उसमें फिर मैमल्स, उन्होंने फिर कहा कि अच्छा मजीद उसमें एवोल्यूशन हुई और वो मैमल्स बन गए। वो सारे कोल्ड ब्लडेड थे पहले। पानी में जो हैं, जो जितने भी रेप्टाइल्स, और इनको देखा है कभी? एम्फीबियंस, फ्रॉग्स होते हैं। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। सर्दियों में क्या होता है? हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कोल्ड ब्लडेड पीपल। हमारी बॉडी वार्म ब्लडेड है। हम कैसे mammals जो होते हैं, शिवरिंग करते हैं, हाँ, हाँ, शिवरिंग के थ्रू, और वैसे भी हम हीट करते हैं, जनरेट करते हैं। हम अपने आप को गर्म कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते। Yes. इसलिए वो हाइबरनेशन मैं वो जब कोल्ड को सर्वाइव करते हैं क्योंकि हम हीट जनरेट, हमारी बॉडी कंबल नहीं हमें गर्म करता है, जैकेट थोड़ी गर्म करती है, जैकेट में से गर्मी निकलती है, कपड़ों में से थोड़ी गर्मी निकल रही है ना। एक हीट जनरेटिंग दुपट्टा है तुमने लिया हुआ है, हीट कहाँ से आ रही है, गर्म कहाँ से हो रही है? तुम्हारी अपनी बॉडी हीट है। जो क्लोथिंग्स पहन रहे होते हैं वो उसको इनक्लोज कर रहे होते हैं, हम उस हीट को निकलने नहीं दे रहे, अपनी बॉडी हीट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो हमारी हीट का कैसे, हमारी बॉडी इस चीज को कैसे कंट्रोल करेगी, कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए? हर चीज का एक कंट्रोल सिस्टम है हमारे अंदर। यस, थर्मोस्टेट होता है, एलार्म थर्मोस्टेट है, हाइपोथैलेमस। तो ये एफएसएच को कहां से सिग्नल आ रहा होता है? ठीक है, थर्मोस्टेट गड़बड़ हो जाता है, ये क्यों हमारा मेनोपॉज? मैं अपनी तरफ इशारा कर रही हूं, मेनोपॉज थर्मोस्टेट खराब हो, मैं इसकी खिड़कियां खोलती हूं। तो मैम वो आपने बताया कि एफएसएच ज़्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है ना, हाँ, तो उसमें हाइपरथर्मिया टाइप वार्म लाइक फीलिंग आ जाती है, तो वो भी शॉर्ट टर्म होती है, ये भी खत्म हो जाती है, हाँ, क्यों? उसके बाद आपका थर्मोस्टेट उसके साथ यूज हो जाता है। उससे पहले आपका थर्मोस्टेट एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे वो उसमें चल रहा था, एफएसएच को कौन स्टिमुलेट करता था? हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है उसमें जीएनआरएच, तो वो जो जीएनआरएच है वो चीज उसको फिर समझ आ जाती है कि ये तो काम खत्म हो गया, वो मुंह में आ जाता है थर्मोस्टेट से। तो हमेशा जो मेनोपॉज इमीडिएट इफेक्ट होता है, 1 ईयर या 2 ईयर तक। ख़वातीन को हार्ट प्रेशर इतना लंबा नहीं होता, 1 साल 2 साल इससे ज़्यादा नहीं, वो ठीक हो जाता है, वो एक इमीडिएट इफेक्ट। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा मतलब फिर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा इसकी कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं चाहिए। हाँ, मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इसके अलावा इंसोम्निया होता है, ठीक है ना। वो सारी ये बात है कि एक चीज़, एक पूरी लाइफ एक हार्मोन्स रहे होते हैं, ये ऐसे ही है जैसे प्रेगनेंसी में ही चेंजेस आती हैं, और जल्दी आप इमोशनल आप होना, उस वक्त ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ होता है, इसलिए उसके इफेक्ट्स होते हैं। प्रेगनेंसी में 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ईस्ट्रोजन जो नॉर्मल, तो वो उस वक्त भी तो मूड चेंजेस आती हैं। पीएमएस नहीं होता, उसमें नहीं अब लड़कियां भी आज तो लोगों ने तो जेन सीजन स्टाइल बनाया, आई एम हैविंग पीएमएस। हम लोग तो पीएमएस हमेशा वही छुपाते फिरते शर्माते थे पीएमएस के बाद। पीएमएस की चीज़ होती भी है, लेकिन आजकल तो हर चीज़ को लेबल लगा दिया लोगों ने, आइडेंटिफाई कर ली। तो पीएमएस में जैसे होता है आप इरिटेबल हुए होते हैं, वो भी एक हार्मोन्स उस वक्त ठीक होते हैं, प्रोजेस्टेरोन ठीक होता है, वो इसलिए जब वो चीज़ें खत्म होती हैं एकदम से, मेनोपॉज में वो हार्मोन्स खत्म हो, वो इंसोम्निया भी होता है उसमें, हार्ट प्रेशर काफ़ी आपकी मतलब एक साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट है। आपको एक ये होता है कि हम हो नहीं रहे, हम फेमिनिज्म आपकी उस पर आप होता है, स्किन में चेंज आएंगे, वॉइस चेंज हो जाती है, बहुत बूढ़ी आंटियों को सुनो तो लगता है स्मार्ट हो है, 70 प्लस दादियाँ उनकी आवाज़ देखी कितनी मर्दाना उसकी वॉइस चेंज।
अच्छा ये बात नहीं मेनोपॉज। अच्छा मैं तुम लोगों को हिंट दे दिया, डायग्नोस कैसे करेंगे मेनोपॉज? मैं अपने बोले हार्ट फ्लैशेस जो होते हैं ना वो रहते हैं 6 महीने तक या 1 साल तक, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाता है या नए टेम्परेचर सेट हो जाता है थर्मोस्टेट? नहीं नॉर्मल फिर उनको हॉट फ्लैशेस नहीं होती ना, फिर बॉडी यूज्ड टू हो जाती है या वापस नॉर्मल हो जाती है? नए उसके साथ जो है ना जो हार्मोन्स है ना अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, Yes, थर्मोस्टेट एडजस्ट होता है। ओके। अच्छा हम अब कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम डायग्नोस कर लेंगे मेनोपॉज को कंफर्म कर? वो तो हिस्ट्री से ही पता लग जाएगा ना। FSH अगर हम FSH करेंगे इनका तो FSH हाई आएगा कि लो आएगा? हाय हाय। हाई आएगा क्योंकि एस्ट्रोजन खत्म हुआ है तो वो बार-बार सिग्नल भेज रहा है FSH निकले जा रहा है मैं निकलो भाई एस्ट्रोजन कहीं से, वो FSH इंक्रीज हुआ होगा और वो जो है एस्ट्रोजन वगैरह होंगे वो लो एस्ट्रोजन होगा। तो नॉर्मल जो है ना FSH अराउंड 10 तक नॉर्मल होता है, 10-15 तक। अगर 15 और उससे ऊपर हो तो इट मींस कि ये मेनोपॉज की तरफ जा रहा है। कितना उससे ऊपर होगा इट मींस कि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन तो लो होगा ना? है एस्ट्रोजन तो लो होगा ना मैम? एस्ट्रोजन तो जाहिर बात है एस्ट्रोजन तो 10 to 15 अगर एस्ट्रोजन नॉर्मल है तो फिर 10 से कम फिर लो। नहीं FSH अच्छा, FSH। FSH अलग चीज है एस्ट्रोजन। अच्छा वो FSH में FSH एस्ट्रोजन तो मैम 15 से अबव होगा FSH तो वो हम हाई मेनोपॉज मेनोपॉज करते हैं। अच्छा जी अब खातून अपने तौर पे उसने सपोर्ट कर लिया 1 साल से उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, मेनोपॉज हो गया, 8 महीने भी उसने गुजार लिए बेचारी ने, अब वो मेनोपॉज हो गई है, अचानक एक दिन उसको ब्लीडिंग शुरू स्पॉटिंग हो गई उसकी पहले तो खुश हो गई फिर से जवान ऐसा होता है खुश हो जी जी। ठीक है लेकिन हम खुश नहीं होते। हाँ हम सुन के हम भी खुश होते, डॉक्टर खुश नहीं होते इसमें कि मानिए कि बाद में दोबारा से अगर स्पॉटिंग क्या क्या हो सकता है? फाइब्रॉइड्स। अच्छा तुम लोगों ने कौन कॉइन वाला फॉर्मूला यस मैम कल पढ़ा था, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में पढ़ा था। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले सारे कॉजेस इसमें नहीं आते, PMD कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। यस मैम। ठीक है, जैसे HMB है इस तरह PMD, ठीक है ना? तो अब इसमें ना हर चीज का जो कॉज होता है ना, मोस्ट कॉमन कॉज आप पहले तब आप रखते हैं मोस्ट कॉमन कॉज और उसके बाद जो है ना कि जो सबसे मोस्ट डेंजरस कॉज, ये दोनों चीजें आपने रूल आउट करनी। अच्छा किसी भी चीज का कॉज पैथोलॉजी करके आए हो क्या होता था? इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूबर, एक फार्मूला था ना चौथा एडियोपैथिक, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या अगर हम उस फार्मूले के तहत करें कि याद करने के लिए मैं पढ़ाने का मकसद मेरा ये होता है कि ये नहीं कि मैं बस पढ़ करके चली हूँ, तुम लोग को याद नहीं रहता तो तुम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो अगर हम ट्रॉमा ट्यूमर इन्फेक्शन वाला फार्मूला करें, ट्रॉमा क्या हो सकता है इसमें जिससे ब्लीडिंग हो रही? कौन सा ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से PMD हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है? लोकल लोकल क्या भी हो सकती है? लोकल ट्रॉमा क्या हो सकता है? लोकल है क्या? वजाइना है ना? हाँ, तो वजाइना में क्या हो सकता है सर? यस वेरी गुड, क्वार्टल पोस्ट क्वार्टल। क्या मैंने क्या कहा है कि जो डिलेड एक इमीडिएट चेंजेस होती हैं, एक अर्ली होती हैं चेंजेस, क्या समझो एक्यूट थोड़ा सा टाइम बाद जो होती हैं। इमीडिएट में तो हार्ट फ्लैश थोड़ी सी अर्ली या समझो थोड़ी देर बाद क्या होगा? अगर इतना मेनोपॉज हो गया, एस्ट्रोजन नहीं बन रहा तो वजाइना को क्या होगा? जो लोकल चेंजेस क्या होंगे? रफ एट्रोफी हो जाएगी ना, वजाइना एट्रोफी हो जाएगी ना। प्रेगनेंसी में क्या होता है जब ज्यादा होते हैं हार्मोन्स, डिफरेंस नोट करो ना पेशेंट्स को, अगर देखो तुम लोग देखोगे आगे ना तो हर चीज वैसे मतलब थ्योरी में तो बड़ा है ना, यस साइज बढ़ नहीं जाता, यूट्रस इतना बड़ा हो रहा है, वजाइना भी उतना ही बड़ा, बेबी ने गुजरना है, वजाइनल हाइपरट्रॉफी होगी, बल्बल हाइपरट्रॉफी होगी, हर चीज की हाइपरट्रॉफी होगी। किस वजह से होगी? इसलिए ज्यादा होते हैं, यस हार्मोन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे हार्मोन कम हो गए, कम होंगे तो क्या होगा? एट्रोफी
उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वजाइनल एट्रोफी की वजह से, एट्रोफी मीन्स कि वो नहीं है, लिख नहीं रहा था। अच्छा, एट्रोफी की वजह से वो क्या होगी, जो वजाइनल एपिथेलियम में उसको क्या होगा, हाँ यस, वीक होगी, नॉन होगी। और क्या चीज़ है जो क्वाइटस में और वैसे भी नॉर्मली जो चीज़ वजाइना में एग्जिस्ट करती है, ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स के जरिए असर है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आते हैं। एंडोमेट्रियम में भी है, लेकिन वजाइना में क्या असर है? कि आप एक क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है, और सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, ओवुलेशन के बाद क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, हाँ, तो वो तो हार्मोन्स है नहीं, तो सिक्रीशंस भी खत्म होगी, ड्राई हो जाएगा। तो पोस्ट क्वार्टल जो होता है ब्लीडिंग, क्वार्टस डिफिकल्ट हो जाता है, ड्राई वजाइना होता है, उसमें क्वार्टस डिफिकल्ट है, और ड्राई वजाइना कैसे थे, वो ड्राई चीज़ में जब आप ड्राई का वो चीज़ फ्रिक्शन होगी तो उससे भी ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का एक कॉज है वजाइनल एट्रोफी। बेसिकली अगर ना भी हो क्वाइटस, सिर्फ वजाइनल एट्रोफी की ये वो गिव अवे कर देगी, नहीं भी हो रहा क्वाइटस, लेकिन वो वजाइनल एट्रोफी की वजह से वो गिव अवे कर। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, एट्रोफिक वेजाइनाइटिस भी कहते हैं, या वजाइनल एट्रोफी की वजह से एट्रोफिक वेजाइनाइटिस होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है। ये आ गया ट्रॉमा। अब ट्यूमर बताओ, हाँ हाइपरप्लेसिया, ठीक है ना, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्यूमर ना, बिनाइन ठीक है ना, एंडोमेट्रियल। अगर वो उसमें आप ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हमने करना है काउंसलिंग, जिसमें विद एटिपिया होता है, विदाउट एटिपिया, बल्कि हम लोग कर चुके हैं, पाम पॉइंट में कर लिया होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कर लिया। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और कौन सा ट्यूमर हो सकता है, फाइब्रॉइड नहीं, इतने ऐसे बात नहीं, फाइब्रॉइड तो क्या होता है मेनोपॉज के बाद, हाँ फाइब्रॉइड तो हार्मोन डिपेंडेंट है, हार्मोन से खत्म हो सुकड़ जाएंगे वो तो सुकड़ जाएंगे, वो तो कुछ नहीं करेंगे। पॉलिप हो सकता है, पॉलिप पोस्ट मेनोपॉजल, अभी हमने पिछले दिनों बल्कि किया है, बहुत बड़ा सा पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप प्रोडक्ट है, उनको पोस्ट मेनोपॉजल स्पॉटिंग भी आती है, उनका फिर हमने किया है पॉलिपेक्टमी की, वो बेनाइन आया रिपोर्ट आ रही है, तो पॉलिप हो सकता है, सर्वाइकल पॉलिप, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियल पॉलिप भी हो सकता है, जो अनडायग्नोस्ड रहा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया उनका बनता है। या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के, सी एंडोमेट्रियम के, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नॉन डायबिटिक हाइपरटेंसिव की आंटी, तो आप जाके उनको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया, और उसकी वजह से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग शुरू। यूजुअली जो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया वाली होती है ना, एंडोमेट्रियम सी एंडोमेट्रियम वाली पेशेंट्स आती हैं, बहुत मोटी सी आंटी एंटर होती है ओपीडी में, उनको ब्लड प्रेशर भी होता है, मतलब अराउंड 55 प्लस होती हैं, मैं भी आंटी 50 प्लस हो गई। अच्छा, तो वो आंटी तो ना बहन होती है हमारी मेरी बहन होती है, जो 55 प्लस होती हैं, मोटी सी होती हैं बहुत, और उनको ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, ब्लड प्रेशर भी मेडिसिन ले रही होती है, शुगर भी ले रही होती है, एहतियात बिल्कुल नहीं कर रही होती ठीक है, और उनको हो रही होती है पोस्ट मेनोपॉजल। मेनोपॉज हो गए 5 साल हो चुके होते हैं, 3 साल 4 साल तक यहाँ ब्लीडिंग हो गई, वो इट टर्न्स आउट टू बी एंडोमेट्रियल कैंसर, बाद में मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं बायोप्सी, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूमर में ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, और क्या इसका कॉज होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में, क्या यस वेरी गुड, लगता है तुमने पढ़ ली हाँ, क्योंकि बहुत ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, HRT का बड़ा कंट्रोवर्शियल और बड़ा वो है, क्योंकि वही इतना ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है मेनोपॉज होना, तो हमको होता है ख़वातीन को कि हमारी खूबसूरती, हमारी सारा चला जाएगा। तो HRT वॉज अ वेरी क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी चीज़ थी जब ये इजाद हुई। तो
ठीक है ना, जब ये स्टार्ट हुई अमेरिका में, यूरोप में, और तो मैं धड़ाधड़ लेनी शुरू कर दी। उन्होंने शुक्र किया कि हम जवान नहीं हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर, पार्टनर हस्बैंड्स के ऊपर प्रेशर, सोशल प्रेशर, तो उसमें उन्होंने धड़ाधड़ HRT ले। क्या हुआ HRT लेने से? HRT में होता क्या है, CA ब्रेस्ट, CA एंडोमेट्रियम, CA और कैंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर HRT में बहुत बड़ी स्टडी हुई, मिलियन वुमेन स्टडी उसे कहते हैं, मिलियन वुमेन को रिक्रूट किया गया उसमें और कई साल तक। अब उस स्टडी को रोका इस वजह से गया कि उसमें खवातीन में कैंसर, एक स्टडीज में क्या होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक होता है ऐसे आप दे, हाँ, तो उन्होंने उसको फिर रोकना पड़ा उन्हें बीच में कि इतना ये खतरनाक। फिर उसका उन्होंने जल्दी से उन्होंने कहा कि HRT अगर आपने लेनी या देनी है तो वो आप जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का, उसको आप बचने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंशन दें, और जिन्हें अर्ली हो जाए वो मेनोपॉज, ठीक है ना, तो अर्ली हो जाए तो, और मिनिमम टाइम के लिए आप देंगे और मिनिमम डोज, और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स आते हैं, उन पर आप काम करें, उनको ये जाता है। तो इसकी ऑल्टरनेट थेरेपीज जो है ना HRT की, इसीलिए ज़्यादा वो हैं जिनमें वही आता है। सबसे पहले आता है डाइटरी एडवाइस, मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल वाली को हम डाइटरी एडवाइस देते हैं। क्या डाइटरी एडवाइस देंगे उनको? यस, कार्ब्स आपने कट डाउन करने हैं, ठीक है, प्रोटीन्स आप अपनी डाइट में बढ़ाएं। प्रोटीन्स क्या करेंगी, क्या हेल्प करेंगी? क्या होता है ना इसमें हार्मोन्स और ये चीज़ें, हमारा मसल मैस लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, आपका बोन का लॉस हो रहा है, तो प्रोटीन जो है वो आपकी वो मसल को उसको रखेगी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैल्शियम, हाँ, विटामिन डी, और एक्सरसाइज, वॉक ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो बहुत जरूरी है। वॉक आप करते हैं, आपकी जितना मोबिलाइज होगी कैल्शियम, तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस, जो हम सबसे ज़्यादा ज्यादती करते हैं जब हम अपने बुजुर्गों को बैठा देते हैं ना, जी अब आप बैठ दें, जी आपने बोल कर लिया, आराम करें आंटी, जैसे ना दादी माँ बैठ गए, आराम से नानी माँ बैठ गए, कुछ ना करें, सास है वो बहू ना, बेटा कहता है मेरी माँ बस आराम करेगी, तुम काम कर सारे बहू के प्रति, है ना, वो सबसे ज़्यादा ज्यादती करती है। पुराने ज़माने में जो थी दादियाँ नानियाँ, जैसे वो काम आखिर तक करती रहती थी, तो वो इतनी फिट और एक्टिव होती। हम लोग ये जो शहरी लाइफस्टाइल आ गया ना, थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, वो हो गए कि अच्छा ना ये आराम करें, इनको दवाइयाँ शवाइयाँ दें, इनको डॉक्टरों के चक्कर लगाएं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, दादी नानी का चेकअप हो रहा है, बस कुछ नहीं, हाँ जी आराम। जिम भेजा कर, जिम भेजें क्यों? वो तो बाहर देखा नहीं है, वो क्वीन एलिजाबेथ अभी 90+ पे ड्राइव करती थी खुद, घर में शेफ लगा दे, जिम भेज, दोनों को जिम भेज दे, घर में शेफ लगा, घर में शेफ लगा दें। नहीं, खाना खाएं, एक्टिव नहीं कह रही ना, घरेलू कामकाज से हम इवन घरेलू कामकाज भी करते रहो तो आप एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारी बुजुर्ग हो जाती हैं आंटियाँ, ये 50+ होती हैं, 60+ होती हैं, 60, उनको हम कहते हैं जी आप आराम करें। वो किचन में भी खड़े होके वो फुट आर्थराइटिस इंड्यूस हो जाता है, हम बहुत अगर BMI ज़्यादा हो। हाँ, तो आप जितना, इसीलिए आप जितना एक्टिव रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आप यूजफुल रहेंगे। हम उन्हें यूजलेसनेस का एहसास दिलाते हैं, वो मज़ीद यूजलेस हो जाती है, वो और बैठ जाती हैं, क्योंकि और उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों खराब। योग, ठीक है ना। अभी अब ये है कि हमारी जो थोड़ी सी नई जनरेशन में थोड़ी ओरिएंटेशन, मतलब अब मेरे लेवल के जो लोग हैं पास में जा रहे हैं, ये ओरिएंटेशन है कि हमने एक्टिव रहना है, हमने फिजिकली मेंटली एक्टिव रहना है, हमने इन्वॉल्व रहना है, हमने बैठ नहीं जाना, यूजलेस नहीं होना, जितना हम एक्टिव रहेंगे। इसीलिए अभी अगर आप देखें तो देखो, मैं अक्सर वो देखती हूँ पुराने ड्रामे देखें, तो उसमें जो माँ दिखाते थे या सास दिखाते थे, उसके सफ़ेद बाल होने चाहिए, साड़ी पहनी है, शाल चादर पहनी है, उसमें की आंटी से अभी देखी है, अभी मेकअप माएँ और सासें देखी है ड्रामा में, मेकअप लगाया हैं वो बच्चों से भी जवान लग रही है, ठीक है ना, बहू और बेटी से ज़्यादा जवान लग रही है। अच्छा, और अंकल भी, इवन अंकल भी हमारे बड़े भी शोर वाले अंकल, बड़े फिट हैं उस इंजेक्शंस, डेफिनेटली 50 इज नॉट दैट। WHO डेफिनेशन में क्या है एज का, यंग एज एंड ओल्ड एज का क्या? 64 और
पहले होता था 45 तक यंग, ठीक है, उसके बाद 65 तक मिडिल एज, 45 65 मिडिल एज, 65 प्लस वाज ओल्डर, ठीक है ना, उसमें आता था। दोनों को बहुत दवाइयाँ आ रही, बट सारी रात जाती है दोनों। वो पीछे से उतनी दवाई लेती है, तेरे से वो महीने से पीछे वो लेती है। लगते हैं रात बड़ी इबादत की है, रात रात इबादत करती है। ठीक है, तो अभी बल्कि जो लेटेस्ट है, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मैंने कंफर्म करना है। अभी WHO ने कर दिया, आई थिंक 55 तक, पता नहीं 60 तक की उन्होंने ये सारा यंग है, बस उन्होंने दो ग्रुप बना दिए थ्रू आउट। ये यंग है 65 तक, शायद 60 तक यंग है, और उसके बाद एल्डरली है। तो ये I'm not sure इसका क्या है, इसका सर्च करना जरा, गूगल करना हम WHO की एजेस की वो क्या है, डेफिनेशन क्या है डिफरेंट एजेस। पहले हम लोग जो पढ़ते थे उसमें ये था कि हम 45 से ऊपर जो होता था उसको मिडिल एज बोलते थे। हमने हिस्ट्री सुनानी होती थी ना अपनी प्रोफेसर को, तो वो उनको हम इस तरह बताते थे कि 45 से कम है तो हम कहते थे यंग लेडी या यंग मैन, और 45 से ऊपर होता था तो हम उसे कहते थे मिडिल एज। तो हमको जो प्रेजेंट करते थे तो उसमें हम ये बोलते थे। तो खैर उसमें ये है कि बात कहाँ से कहाँ चलेगी, HRT की बात। तो अब वो आपने ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स, हम HRT की कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? HRT से ये वाली मीन्स हम HRT ना लें, तो HRT ना लें तो हम उसके ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट दें। डाइट है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स में आ जाता है ये कैल्शियम है, विटामिन डी है, और कौन सी हैं ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स में। वो एक था बेसिकली हमने ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए HRT दे रहे हैं, तो बिसफॉस्फोनेट्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने, फार्माकोलॉजी में पढ़े थे बिसफॉस्फोनेट्स। तो बिसफॉस्फोनेट्स, लेकिन उनके बारे में अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है, वो भी कैंसर कॉजिंग है। वो बहुत एक ही को इंजेक्शन फॉर्म से देते थे और बड़ी जल्दी वो आपको कैल्शियम मोलाइज करता है, बेसिकली उसका मैकेनिकल एक्शन नहीं था। तो डिफरेंट और किस तरह की आई हैं मेडिसिन, लॉक्सिफिन और ये जो मूड स्टेबलाइजर और हॉट फ्लशेस वगैरह को कम देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस। अच्छा, जनरल एट्रोफी के लिए क्या देते हैं? साथ साथ चलो हम किसी मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। अगर हमने एक कॉज कहा ना जनरल एट्रोफी, तो जनरल एट्रोफी के लिए क्या करेंगे? लोकल चीज़ है ना, लोकल इफेक्ट है, लोकल मसला है, तो कोई लोकल लगाने वाली दवाई है हाँ, हमारे लोकल ही है। यस, जिस तरह से HRT ओरल है ना, इस तरह की HRT लोकल एप्लीकेशन की होती है, ईस्ट्रोजन प्रिपरेशन होती है, वो उस तरह की अपॉइंटमेंट फॉर्म है, क्रीम की फॉर्म है, प्रेमरल क्रीम एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी जो आई थी वो प्रेमरल, उसमें ईस्ट्रोजन था, तो वो लोकल एप्लीकेशन करते हैं, उससे जो है वो एपिथेलियम थोड़ा वो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट है ना, ऑइंटमेंट में एस्ट्रोजन होता है मैम? ऑइंटमेंट में क्या चीज़ होती है इसमें? वजाइनल एट्रोफी में जो ऑइंटमेंट देते हैं उसमें क्या चीज़ होती है? ईस्ट्रोजन देंगे ना, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से एट्रोफी हो रही है ना बेटा, तो हम ईस्ट्रोजन देंगे ताकि वो डेफिशिएंसी ना हो उसकी एपिथेलियम स्ट्रांग हो जाए और उनको ब्लीडिंग ना हो, और वो जो वाइटल है ना चीज़ उसमें भी नलीफाई हो जाए, हाँ कम हो। अच्छा, और हमने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हमने कहा था, दूसरा कॉज हमने कहा था ट्यूमर में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के लिए क्या करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे? पढ़ा नहीं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की कोई मैनेजमेंट है तो तुम लोग कर चुके हैं। कितनी एंडोमेट्रियम थिकनेस, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट मेनोपॉजल नॉर्मल एंडोमेट्रियम कितनी होती है? 7 to 8 रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है। मेनोपॉज हो गया ना, मेनोपॉज में जो एंडोमेट्रियम की एट्रोफी हो जानी चाहिए, तो सबसे कम एंडोमेट्रियम होती होगी, करीब होती है 2 to 1, 4 से कम, 4 से लेस देन 4 mm सेंटीमीटर नहीं है, लेस देन 4 मिलीमीटर कट आउट है पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल थिकनेस। तो जो भी पेशेंट आता है ना हमारे पास, जैसे वो आंटी एंटर ही उन्होंने कहा कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, एक तो हमने उनकी लोकल एग्जामिनेशन हमने किया, कोई कॉलेज या ट्यूमर या एट्रोफी, वजाइनल एट्रोफी, वो भी आपको नजर आएगी कि वजाइना से ब्लीडिंग होगी, वो चीज़ हमने लोकल कॉज रूल आउट कर दिया। अब हमें है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, उसको हमें डाउट है, तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे? अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड में हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस देखनी है। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 mm है तो इट मींस कि ये हाइपरप्लेजिया। अब हमने ये मालूम करना है कि ये हाइपरप्लेजिया प्री मैलिग्नेंट है या वो काली चश्मा लगा काला चश्मा? काला चश्मा लगा। मेरी सास की कैटरेक्ट की सर्जरी है, वो काला चश्मा लगा के बैठी हुई है। तो बच्चों को बहुत हंसी आती है। काला चश्मा लगा। वो एक मतलब देसी सी खातून गाँव की, और उन्होंने काला चश्मा लगाया। हाँ, तो अच्छा, तो उसमें आप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हम डायग्नोज करना चाहते हैं कि वो कौन सा वाला है, विद एपिक्लिया या विदाउट एपिक्लिया। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें नजर तो आ गया हाइपरप्लेजिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन कैसा है। क्या करते हैं इसमें? बायोप्सी करेंगे। कौन बायोप्सी के कौन से तरीके होते हैं? साथ एंडोमेट्रियल बायोप्सी कैसे लेते हैं? मैम एक तो वो टीवी यूएसएस वाली नहीं, एक तो वो तो हमने ट्रांसवेजाइनल स्कैन से हमने देख लिया ना, एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है, 4 mm से ज़्यादा है। पंच बायोप्सी किसके लिए की जाती है बेटा? कॉमन बायोप्सी किसके लिए की जाती है? वो तो सर्विक्स के लिए है ना। हमने सर्विक वाली चीज़ रूल आउट कर ली है, सर्विक्स में हमें कुछ नज़र नहीं आया ना। ठीक है, तुम जो बातें कह रहे हो वो होती हैं, लेकिन वो सर्विक्स के लिए होती है। तुम्हारे सवाल का जवाब वो नहीं है जो मेरा सवाल है। अगर मैं तुमसे सवाल करती कि सर्वाइकल न्यूप्लेजिया देखना चाह रहे हैं, डायग्नोज करना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी बायोप्सी करेंगे? कौन और पंच होती है? हाँ, वो जो भी हैं। और लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अंदर है, यूट्रस के अंदर चले जाओ, सर्विक्स तो सामने है ना, अंदर एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हुआ है। तो एंडोमेट्रियम को की बायोप्सी कैसे करते हैं? उसके कितने तरीके हैं? एक हम ओपीडी में आउटडोर करते हैं। फंडस से लेंगे मैम। फंडस तक कैसे जाओगे? फंडस पे क्यों जाना है? एंडोमेट्रियम कहाँ पे होता है? एंडोमेट्रियम के पीछे। एंडोमेट्रियम तो सबसे इंटरनल लेयर है ना। एंडोमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम होता है, यूट्रस की जो वॉल होती है, सिरोजा वाली, और फिर सिरोजा होता है। तुमने अंदर से एंडोमेट्रियम लेना है, एंडोमेट्रियम तक कैसे पहुँचोगे? वो जो मायोमेट्रियम और सिरोजा उसको तो हटा के तो उसका ऊपर से ऑपरेशन करोगे? ऊपर से नहीं, नीचे से ही जाएंगे। नीचे से कैसे जा सकते हो तुम एंड मायोमेट्रियम सिरोजा तक? ऊपर से नीचे से नीचे से वजाइनल कौन सी कनेक्शन है यूट्रस का? वाया सर्विक्स। हाँ ना, सर्विक्स में जो Yes, होल है, ma'am. ऑस है जो, Yes, उससे ma'am. उसके उससे थ्रू हम जाओगे ना। जाएंगे। Yes, ma'am. वो एंडोमेट्रियम में जाता है सीधा, कैविटी है ना वही। Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें कैसे जा सकते हैं? कोई तरीका है जाने का? नहीं, कॉल्पोस्कोपी बेटा, कॉल्पो मीन्स सर्विक्स, HSG HSG स्टेरोसेल्पिंगोग्राम है, वो तो हम करते हैं। उसके लिए स्टेरोसेल्पिंगोग्राम की इंडिकेशंस क्या होती हैं? वो तो हम ट्यूबल पेटेंसी के लिए करते हैं, यूट्रस की शेप है, यूट्राइन अबनॉर्मैलिटीज, और वो उसके लिए करते हैं। अभी हमने एंडोमेट्रियम लेनी है, अंदर से निकालनी है। कैसे निकालें? उसका हमने हिस्टोपैथ करना है, टेस्ट करके देखना है कि उसका कितना हाइपरप्लेजिया किस तरह का है। अभी तक तो मैम यही हिस्टोपैथोलॉजी आ गई है। अभी तक तो मैम यही इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। अच्छा, इसमें ना आउटडोर मेथड होते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को करने के। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग से हम कहते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी सैम्पलिंग के। आउटडोर में हम करते हैं, उसको कहते हैं हम पाइपल बायोप्सी। पाइपल होता है एक पतला सा प्लास्टिक का कैनुला टाइप होता है, बिल्कुल थिन सा होता है, ठीक है। यस। हाँ, देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा? नो मैम, पहले तो देख, ये इसमें करना ना, इस पर खोलो अपने मोबाइल पे, इस पर पाइपल लिखो, PIPELLE पाइपल सैम्पलर। आया फोटो? फोटो आ जाएगा उसका, देखना। हाँ, ये होता है, ठीक है। ये बिल्कुल पतला सा ये कैनुला सा होता है, जितनी वो ऑस है ना, पतली सी जो होल है जिसमें से जाना है, ठीक है ना। यूट्रस का जो सर्विक्स के अंदर जो ओपनिंग नज़र आ रही होती है, वो होल है जो एंडोमेट्रियम तक जाने के लिए। पाइपल सैम्पलिंग इसे कहते हैं, सैम्पलर। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग बाय पाइपल। पाइपल अंकल ने इजाद किया था तो उनके नाम पे है ठीक है ना।
तो ये इसके अंदर ना इसके वो होता है जैसे कैनुला, दूसरे कैनुला देखिए उनमें एक मेटेलिक होता है और उसके प्लास्टिक, इसी तरह इसके डबल होता है शीथ, एक आउटर शीथ होती है, एक इनर वो होता है। हम वो इनर वाले को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अंदर यूट्रस के अंदर ना, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं ना पेशेंट का, होल हमें नज़र आ रहा है, उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो उसको हम जो एक उसमें उसको होल्ड करके एक उसको बाहर हम खींचेंगे, अंदर वैक्यूम बन जाता है, वो अंदर जो ना होल खाली सा एक ट्यूब सी एक बन गई, ठीक है। वो जब इसको पीछे हमने खींचा ना, वो उसके अंदर जो प्लंजर था उसको हमने बाहर खींचा ना, उसके अंदर एक वैक्यूम बन गया। उस वैक्यूम की वजह से जो यूट्रस के अंदर चीज़ है, एंडोमेट्रियम है ना, वो उसके अंदर आ जाएगी। फिर हम उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसको हम बॉटल में डाल के हिस्टोपैथ करते हैं, ठीक है। तो हिस्टोपैथ से हमें पता लगेगा कि हाइपरप्लेजिया कौन सा वाला है, विद एटीपीआई है कि विदाउट एटीपीआई। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ना दो तरह का होता है, विद एटीपीआई, जो विद एटीपीआई मींस एटिपिकल सेल्स हैं, दैट इज़ डेंजरस कि वो कैंसर, और अगर वो खुल्लम खुला कैंसर है तो खुल्लम खुला आ जाएगा ये तो कैंसर है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद कैंसर की सूरत में, तो फिर तो पूरा ही हम यूट्रस निकालेंगे ना, प्लान करेंगे। ये आउटडोर का सबसे इजी मेथड है ये पाइपल वाला, ठीक है। लेकिन अब एंडोमेट्रियम तो पूरे 4 वॉल्स पे है ना, इंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, यूट्रस की चारों दीवारें अंदर है, कैविटी तो बड़ी वो सारी चारों वॉल्स होती हैं। लेकिन अब पाइपल ने हर वॉल से तो नहीं कैच किया ना एंडोमेट्रियम को, हाँ। तो अगर हम ज़्यादा हम करना चाह रहे हैं, मज़ीद हम डायग्नोस्टिक करना चाह रहे हैं पूरी चारों वॉल से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूरेटिंग करनी पड़ेगी। क्यूरेट अब करेंगे वो तो पेशेंट तो पेनफुल होता है वो तो, फिर हमें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो हम अंडर जीए फिर हम करते हैं, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक डीएनसी, जो करते हैं हम वो डायग्नोस्टिक डीएनसी होती है। उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के प्रॉपर उसकी 4 वॉल्स सब देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड है पुराना जो ट्रेडिशनल, ये पाइपल वगैरह बाद में आए थे, हाँ। और उसके बाद जो लेटेस्ट है एडवांस है वो क्या है, हिस्टेरोस्कोपी। उसमें आप डायरेक्ट विजन में स्टेरोस्कोपिकली आप देख के सारी वॉल्स को आप लेते हैं, ठीक है ना। तो मैम स्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, स्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर उसमें आ गया विद एटीपीआई, एटिपिकल सेल्स आ गए हैं, या फिर वो जब कैंसर होगा तो हिस्टोपैथ में स्ट्रेट में लिखा होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, रेटिनोकार्सिनोमा, जो भी है स्क्वेमस कार्सिनोमा लिखा होता है। फिर हमने अगर प्लान करते हैं प्रॉपर स्ट्रेटनिंग और सब, तो एचआरटी की हमने अल्टरनेट हमने करना है, अगर एचआरटी की वजह से हो रहा है। और क्या कॉजेस हैं इसके, ईएमपी में और सारे, हाँ एक बार इन्फेक्शन रहेगा ना, ट्रॉमा ट्यूमर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तो आसान है, इन्फेक्शन में फिर उस तरह का डिस्चार्ज होगा जिसकी कलर और स्मेल और सारा उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटिक्स में जैसे होता है तो वो ज़्यादा होता है इन्फेक्शन, तो उसमें स्पॉटिंग और ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो पोस्टमॉर्टम ब्लीडिंग का इन्फेक्शन ठीक हो गया। अभी वो सेम वो वाली काउंसलिंग वाला है, वो बहुत आसान है, वो कल भी नहीं हो सकता, वो आज ही होना है वैसे, पता नहीं डॉक्टर साजिदा ने कहा था ये वो इधर लिखा हुआ है, उन लोगों को मैं डॉक्टर साजिदा ने मुझे भेजा है। जुमे की लास्ट क्लास थी वैसे, वो तो कल भी करवा सकते। सेम का कॉन्सेप्ट तो है।